हेलो दोस्तों, मैं हूं अश्विनी गौड़ और लेके आया हूं आपके लिए आज सेल ऑर्गेनेल्स एंड देयर फंक्शन, कोशिका के कुछ अंग और उनके स्पेशल काम। ये सेशन बड़ा इम्पोर्टेंट है। कोशिका के कुछ कोशिकांग और उनके कार्य। ये अक्सर जीके के प्रश्नों में और प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। कोशिकांग, सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेल वॉल, कोशिका भित्ति। सेल वॉल सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है और सेल वॉल कोशिका को मजबूती और एक निश्चित आकार देती है। क्या आप जानते हो कि दो कोशिकाओं के बीच में ये सीमेंट जैसा कार्य करके कोशिकाओं को मजबूती देती है? तो हमें ध्यान रखना है कि कोशिका भित्ति सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में ही पाई जाती है। सेकेंड वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा जो हम पढ़ रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली। और प्लाज्मा झिल्ली की अगर बात करें तो ये पादप कोशिकाओं में सेकेंड वन लेयर है, यानी कि पादप कोशिकाओं में सेकेंड वन लेयर है और जंतु कोशिकाओं का सबसे आउटर लेयर अगर है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, क्योंकि जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मौजूद नहीं होती है। तो अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो कार्य है वो है कोशिका को आकृति प्रदान करना, शेप देना, यानी कि कोशिका को आकृति प्रदान करने का कार्य पहला प्लाज्मा झिल्ली का, और जो दूसरा कार्य है वो है पदार्थों का आदान प्रदान करना। और पदार्थों के आदान प्रदान में प्लाज्मा झिल्ली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, यानी कि प्लाज्मा झिल्ली कुछ जरूरी पदार्थों को अंदर आने देती है साइटोप्लाज्म में, और कुछ हानिकारक पदार्थों को साइटोप्लाज्म के माध्यम से बाहर भेज देती है। तो ये आपको दिख रहा है सेल वॉल, सबसे पहली लेयर पादप कोशिका है ये, और दूसरी जो लेयर है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पादप कोशिका में। लेकिन हम ऊपर देखते हैं जंतु कोशिका में, तो जो सबसे आउटर लेयर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है। नाउ नेक्स्ट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मीन्स केंद्रक। न्यूक्लियस, केंद्रक न्यूक्लियस कोशिका द्रव्य में स्थित वह संरचना है जो जीव द्रव्य की क्रियाओं को संचालित करता है, अर्थात कोशिका का नियंत्रण करता है। कोशिका का नियंत्रण करने का जो काम है वो केंद्रक का है। तो केंद्रक किसी भी कोशिका का सेंटर पॉइंट है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये न्यूक्लियस, सबसे अंदर का जो ये पार्ट है ये न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के अंदर भी एक छोटा सा केंद्रिका है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। तो केंद्रक चारों ओर से केंद्रक झिल्ली यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा रहता है, और न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड पदार्थ होता है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। तो ये जो केंद्रक है ये पूरी कोशिका की क्रियाओं का नियमन करने का कार्य करता है, और इसी केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम भी पाए जाते हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। नाउ क्रोमोसोम, ये केंद्रक आपको दिख रहा है, और इस केंद्रक के अंदर ये जो धागे के जैसी संरचनाएं हैं, इन संरचनाओं को हम नाम देते हैं क्रोमेटिन जाल। और ये क्रोमेटिन जाल धागे की जैसी संरचनाएं हैं, और जब कोशिकाओं का विभाजन होता है तो ये क्रोमेटिन जाल खिंच जाते हैं और इन पे गुणसूत्र या डीएनए पे ये लगे होते हैं। और ये जो डीएनए है, डीएनए हम जानते हैं डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, यानी कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है जो और जिसका संबंध क्रोमेटिन जाल से है, जो केंद्रक के अंदर धागे की जैसी संरचनाएं मौजूद होती हैं, और ये केंद्रिका है। ये क्रोमोसोम केंद्रक में उपस्थित होते हैं। ये क्रोमोसोम डीएनए से बनते हैं, और हमने अभी बताया डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, यानी कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है जिसमें गुणसूत्र विराजमान होते हैं। मनुष्य की अगर बात करें तो मनुष्य में कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि जोड़े की अगर बात करें तो 23 जोड़े गुणसूत्र मनुष्य में पाए जाते हैं।
आगे है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन को फोल्ड करने का कार्य करता है और प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट भी करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसको हम SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसको हम RER के नाम से जानते हैं। ये आपको यहाँ पे जो दिख रहा है ये केंद्रक है, और इस केंद्रक के बाहर से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपटे हुए रहते हैं। आगे हम पढ़ रहे हैं राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन का निर्माण करने का कार्य करते हैं। आपको डायग्राम के माध्यम से भी समझाने की कोशिश की गई है। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये प्रोटीन निर्माण का कार्य करते हैं, इसीलिए इनको प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, और पावर हाउस के अलावा इसको हम हिंदी में ऊर्जा घर भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ATP से ADP का निर्माण होता है, और ATP को हम ऊर्जा के सिक्के एनर्जी कॉइन भी कहते हैं। तो ये हमें याद रखना है कि ATP इज ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी कॉइन एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। यहाँ पे आपको माइटोकॉन्ड्रिया का जो डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में हमने ये दिखाने की कोशिश की है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो मुड़ी हुई अंगुली के समान जो संरचनाएं होती हैं, इस स्ट्रक्चर को हम क्रिस्टी कहते हैं। श्वसन के बाद ऊर्जा का निर्माण भी माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का हाउस भी कहते हैं, ऊर्जा घर कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी के कार्य। बॉडी पाचक एंजाइमों का श्रवण करती है, यानी कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं उनका सेक्रीशन करने का काम गोल्जी बॉडी का है। ये प्रोटीन, वसा, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने का कार्य करती है। तो गोल्जी बॉडी सेल ऑर्गेनेल्स जो पाचक एंजाइमों का श्रवण करता है, यानी कि सिक्रीशन करता है। आगे हम पढ़ेंगे रिक्तिका, वैक्यूल। रिक्तिका नाम से ही बच्चों स्पष्ट है, रिक्तिका मतलब रिक्त यानी कि खाली स्थान, और यहाँ पे एक कोशिका के अंदर हमने ये जो स्थान दिखाया है इसको हम नाम दे रहे हैं वैक्यूल, यानी कि रिक्तिका खाली स्थान। और प्लांट सेल में रिक्तिका खराब पदार्थ यानी कि जो पदार्थ उसके काम के नहीं होते हैं, तो सेल के अंदर रिक्तिका में पैकेट के रूप में उनको रखा जाता है, और समय समय पे साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य के माध्यम से उनको बाहर निकाला जाता है। ये पौधे के आकार का संतुलन बनाने का भी कार्य करती है रिक्तिका। प्लांट सेल का जो वैक्यूल होता है वो बहुत बड़ा होता है, क्योंकि प्लांट के पास एक्सक्रीशन करने के लिए वैक्यूल उपलब्ध होता है। आगे हम पढ़ने वाले हैं हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट। बच्चों, लवक 3 प्रकार के होते हैं, वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। हम बात कर रहे हैं हरित लवक की। हरित लवक पौधों में पाए जाते हैं, और इनकी सहायता से ही पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। क्या आप प्रकाश संश्लेषण के बारे में जानते हो? पेड़ पौधे हरे क्यों होते हैं? इन सब प्रश्नों का उत्तर हरित लवक है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट की सहायता से प्लांट अपना भोजन फोटोसिंथेसिस करके स्वयं बनाते हैं, इसलिए हम उनको ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं। हरित लवक का डायग्राम दिख रहा है, ये इसकी आउटर लेयर है, ये इसकी इनर लेयर है, ये ग्रेन्यूल्स हैं जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट फूड फॉर्मेशन करते हैं। तो बच्चों, पौधे हरे क्यों होते हैं?
पौधों का रंग हरा क्यों होता है? इस प्रश्न का उत्तर है क्योंकि पौधों में हरित लवक क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। अगला क्वेश्चन ये पुटअप किया जा सकता है कि पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं कैसे बनाते हैं, किस अंग की सहायता से बनाते हैं, किस कोशिकांग की सहायता से बनाते हैं? तो हमारा उत्तर होगा पेड़ पौधे हरित लवक की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम को अंग्रेजी में भी लाइसोसोम कहेंगे और ये लाइसोसोम का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है। लाइसोसोम क्या काम करते हैं? लाइसोसोम लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली यानी कि सुसाइड बैग ऑफ सेल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये अपनी मृत कोशिकांग को स्वयं पचा लेता है या खा लेता है, इसलिए लाइसोसोम को, जो अपनी ही डेड और डिकेइंग सेल ऑर्गेनेल्स को इनगल्फ कर रहा है, इसलिए हमने लाइसोसोम को क्या कहा? सुसाइड बैग कहा। ये लाइसोसोम का डायग्राम है, ये इसकी मेम्ब्रेन है और ये इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं और ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है। तो लाइसोसोम को सुसाइड बैग भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तारककाय या सेंट्रोसोम। तारककाय या सेंट्रोसोम, ये तारककाय कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है। सेल डिवीजन जब सेल यूनिसेलुलर टू मल्टी सेलुलर में प्रोसीड होती है या जब बहुकोशिकीय सेल का निर्माण होता है तो उस समय सेंट्रोसोम कोशिकाओं के दोनों ध्रुवों पे उड़े खींच जाते हैं और खींचने के बाद ये धागे की जैसी संरचनाएं, डबल लेयर्ड संरचनाएं दिखती हैं, इनको सेंट्रोसोम कहते हैं, जो सेल को डिवीजन करने में हेल्प करते हैं। आगे है कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म। तो बच्चों, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य किसी भी कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। तो बच्चों, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य जीव द्रव्य का महत्वपूर्ण भाग है और कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में कोशिकांग तैरते रहते हैं। ये आपको ये जो डॉट डॉट से हमने प्लांट सेल में दिखाया है, ये साइटोप्लाज्म है यानी कि कोशिका के अंदर का द्रव्य कोशिका द्रव्य। ऐसे ही न्यूक्लियस के अंदर का द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म। ये एनिमल सेल है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म और सेल के अंदर जो लिक्विड है इसका नाम है साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म में सारे सेल ऑर्गेनेल्स तैरते रहते हैं और यानी साइटोप्लाज्म सारे सेल ऑर्गेनेल्स को लिविंग बनाता है, जिसके कारण सब अपना अपना कार्य सुचारू रूप से करते हैं। साइटोप्लाज्म के द्वारा ही वैक्यूल के माध्यम से हानिकारक जो पदार्थ होते हैं, जो एक्सक्रीट होते हैं, वो साइटोप्लाज्म के माध्यम से बाहर छोड़ दिए जाते हैं और जो इम्पोर्टेंट पदार्थ होते हैं वो ऑस्मोसिस यानी कि परासरण और डिफ्यूजन विसरण के द्वारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू साइटोप्लाज्म में पहुंचा दिए जाते हैं। जैसे ऑक्सीजन अंदर आती है, CO2 बाहर जाता है, तो ये सारा काम साइटोप्लाज्म के माध्यम से ही किया जाता है। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस ये दोनों आपस में मिलकर के जीव द्रव्य का महत्वपूर्ण भाग बनाते हैं। तो बच्चों, कैसा लगा आपको वीडियो? आप जरूर शेयर कमेंट आप ज़रूर कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा और आगे भी हम बहुत सारे टॉपिक पे आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, लर्न विद अश्विनी। थैंक यू।